तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ अन्य खबरों की करते हैं। बात नेपाल की कर लेते हैं, जहां पर नेपाल में अंतरिम सरकार का सस्पेंस आज खत्म होगा। नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की बन सकती हैं। नेपाल आर्मी चीफ की पहली पसंद सुशीला कार्की राष्ट्रपति की भी पहली पसंद है। तो आपको बता दें कि सुशीला कार्की वो नाम है जो शुरुआत से ही आगे चल रहा है, लेकिन बीच में जेन ज़ी दो गुटों में जरूर बटा नजर आया था। एक गुट ऐसा था जो पसंद नहीं कर पा रहा था सुशीला कार्की को, और लगातार ये भी कह रहा था कि अगर हमें सुशीला कार्की को ही चुनना था तो फिर केपी शर्मा ओली ही ठीक थे। हालांकि अब सुशीला कार्की के नाम पर जो एक मत है वो बनते जा रहा है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति की भी पहली पसंद है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नेपाल में अंतरिम सरकार का सस्पेंस है वो आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो स्थिति पिछले कुछ समय से लगातार नेपाल में बनी है उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी वहां की सेना को भी ऐसा लगता है कि अंतरिम पीएम बनाना जरूरी होगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति नेपाल की नजर आ रही है वो सिर्फ ये कि कर्फ्यू ही लगाया जा रहा है ताकि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहे। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि नेपाल आर्मी चीफ की पहली पसंद सुशीला कार्की है। इसके अलावा राष्ट्रपति की भी पसंद सुशीला कार्की है। आपको याद होगा कि कुछ नाम जो हैं वो और सामने आ रहे थे, क्योंकि जेन ज़ी जिन्होंने कि ये पूरा लोकतंत्र एक तरह से आप कहिए कि हिला कर रख दिया, उन्हें ये पसंद नहीं थी एक बड़े वर्ग को। लेकिन अब आपको बता दें कि जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है। इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, नेपाल जेल से फरार 63 कैदी भारतीय सीमा में पकड़े गए। भारत में घुसपैठ की कोशिश में पकड़े गए 63 नेपाली कैदी नेपाल में जेन ज़ी प्रदर्शन के दौरान जेल से भागे थे ये कैदी, और इस दौरान आपको बता दें कि इनको पकड़ा गया है। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी देखिए जिस दिन से ये सब कुछ शुरू हुआ है नेपाल जेल से कई कैदी भागे हैं और लगातार भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश की है, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि जो ये कैदी हैं इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ऐसे में इनकी मंशा कुछ बहुत गलत हो सकती है, और इसीलिए लगातार जो भारत है उसने अपनी तैयारी सीमावर्ती जिलों पर काफ़ी पुख्ता रखी थी। और अब देखिए कि 63 नेपाली कैदी पकड़े गए। नेपाल में जेन ज़ी प्रदर्शन के दौरान जेल से ये कैदी भागे थे। तो जानकारी आपको दे दें कि जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है, लगातार इसके बाद जो वो कैदी जो छूटे हैं उनमें से कई कैदी ऐसे हैं जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार क्योंकि भारत ने इसकी तैयारी पूरी कर ली थी और लगातार उन तमाम जिलों को खास करके जिसकी सीमाएं लगती है नेपाल से उनको सुरक्षित किया गया था। एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई थी, लगातार पुलिस के बड़े अधिकारियों की नजर थी। और अब ये जानकारी जहां पर 63 नेपाली कैदी पकड़े गए। नेपाल में जेन ज़ी प्रदर्शन के दौरान जेल से भागे गए कैदी 63 कैदी भारतीय सीमा से पकड़े गए हैं। तो अब देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब ये देखना होगा कि नेपाल में किस तरह से जो सत्ता है वो ये सुधरती है, और क्योंकि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी लगातार नेपाल में बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो आप समझिए कि केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, और ऐसे में अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री भी तय नहीं हो पाया है। इस पर लगातार सुबह 9 बजे से बातचीत हो रही है, तो किसे ये पद दिया जाएगा ये भी सवाल है। और इस बीच जो कैदी हैं वो लगातार अपने लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र का हिला किला, बचा पाएंगी सुशीला। आर्मी ने संभाला मोर्चा, इमरजेंसी की चर्चा। आर्मी जेन ज़ी का पैक्ट, नेपाल में क्या इंपैक्ट? नेपाल में सरकार विरोधी आंदोलन चरम पर है। सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद अब मोर्चा नेपाल की सेना ने संभाल लिया है। उधर सरकार की मुखालफत करने वाले जेन ज़ी के युवा आंदोलनकारियों में ही फूट पड़ चुकी है, जहां प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए कुलमान घिसिंग का नाम आगे कर दिया है। लेकिन अंतरिम पीएम को लेकर सहमति नहीं बनी है। गुरुवार सुबह आर्मी के हेडक्वार्टर में अफसरों के बीच दूसरी बार बातचीत हुई। इसमें पहले पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर आई थी, लेकिन दोपहर 1 बजे तक लाइफ बैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम सामने आ गया। जेन ज़ी ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने यानी प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य नेता काठमांडू महानगर पालिका के प्रमुख बालेन शाह ही दिखे हैं, लेकिन बालेन शाह ने इस प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। पत्र में आगे कहा गया है,
हाल ही में हुए घटनाक्रम में पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की के नाम का कई लोगों ने समर्थन किया, लेकिन उन पर भी सहमति नहीं बनी। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ का नाम भी सकारात्मक रूप से चर्चा में आया। सुशीला कार्की के नाम को लेकर सवाल उठे, जिसके चलते उनका नाम आगे नहीं बढ़ सका। हवाला दिया गया कि सुशीला की उम्र 70 साल से ज्यादा है। इन सब कारणों के चलते सिर्फ इंजीनियर कुलमान घिसिङ का नाम ही सबसे उपयुक्त है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से भी टेलीफोन पर बातचीत कर मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि सेना राजनीतिक और संवैधानिक समाधान निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस बीच नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर के अस्पतालों में 1338 लोगों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि नेपाल में यह हिंसा 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के बाद भड़की है। 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के विरोध में हजारों युवा सड़क पर उतर गए। इसके बाद आंदोलन उग्र हो गया और मजबूरन केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है और देश भर में सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हालात बेकाबू होने की स्थिति में चर्चाएं इमरजेंसी की भी है। अगर हालात काबू से बाहर हुए तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वहीं सेना ने आंदोलनकारियों को अपना प्रतिनिधिमंडल बनाने को कहा, जिसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए बालन शाह और सुशीला कार्की और कुलमान घिसिङ का नाम सामने आया है। सभी दलों को अपना बहुमत साबित करना होगा। जिसका बहुमत होगा राष्ट्रपति उसे ही सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। हालांकि अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता है तो अंतरिम सरकार ही एकमात्र विकल्प रहेगा और 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी बीच आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी की जांच लगातार जारी है। पूरे परिसर को खाली कराकर जांच की जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आसपास की दुकानें बंद कराई गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी की जांच लगातार जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में